अच्छा, अगर किसी से भारत की नदियों के नाम पूछें तो ज्यादातर लोग क्या बताएंगे? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, शायद 5-7 नाम। हाँ, और वो भी रट्टा मारकर याद किए हुए। बिल्कुल, लेकिन आज हम रट्टा नहीं मारेंगे। आज कुछ अलग करने वाले हैं। एकदम। आज दिए गए स्रोतों के आधार पर हमारा मिशन है भारत की नदियों का एक एक मेंटल मैप। मेंटल मैप। हाँ, जैसे बेतरतीब डॉट्स को जोड़ने के बजाय हम हाथ से एक पूरी तस्वीर बनाएं। जब आप नदियों को एक सिस्टम की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं तो वो अपने आप याद रह जाती हैं। तो चलिए आज इसी मेंटल मैप को बनाने की कोशिश करते हैं। हम हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू करेंगे, फिर भारत के बीचों बीच उस अदृश्य रेखा को समझेंगे जो सब कुछ तय करती है, और फिर दक्षिण के पठारों तक का सफर करेंगे। बढ़िया है। तो सबसे पहले वो बुनियाद जिससे ये पूरा नक्शा टिका है, भारत का महान जल विभाजक। ये क्या चीज है? ये एक बेहतरीन शुरुआती सवाल है। देखिए, भारत का ग्रेट वाटर डिवाइड या महाजल विभाजक वो कोई एक पहाड़ नहीं है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे ये भारत की छत की ढलान का सबसे ऊंचा हिस्सा है। ये अरावली से शुरू होकर विंध्य और सतपुड़ा से होते हुए पश्चिमी घाट तक फैली एक लंबी टूटी फूटी सी श्रृंखला है। मतलब एक तरह की अदृश्य दीवार। एकदम सही। एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जो तय करती है कि बारिश का पानी किधर बहेगा। इस लाइन के पूरब में गिरने वाला पानी जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ, और पश्चिम वाला अरब सागर की तरफ। बिल्कुल। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूरे भारतीय नदी तंत्र को समझने की चाबी है। ठीक है, तो ये विभाजक रेखा हमारे मेंटल मैप का सबसे अहम हिस्सा हो गई। चलिए अब इस मैप के उत्तरी हिस्से को भरना शुरू करते हैं, जहां से 3 बड़े और ताकतवर नदी तंत्र निकलते हैं। शुरुआत करते हैं सिंधु से। सिंधु नदी तंत्र, जो भारत के इतिहास जितना ही पुराना है। मुख्य नदी सिंधु वो तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास से निकलती है और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सहायक नदियों से आती है, खासकर दक्षिण से आने वाली 5 नदियों से। पंचनद। हाँ, पंजाब का नाम इन्हीं से बना है। पर मैंने हमेशा इनके नाम सुने हैं, लेकिन ये इनका क्रम क्या है? क्या ये सब एक साथ मिलती हैं या इनका कोई खास पैटर्न है? इनका एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण क्रम है। अगर हम नक्शे में उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ओके। ये सब आखिरकार पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात स्रोत बताते हैं कि ब्यास इन 5 में अकेली ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। वो भारत में ही सतलुज में मिल जाती है। हाँ, और इसका बहुत बड़ा रणनीतिक और भौगोलिक महत्व है। वो कैसे? देखिए, चूंकि ब्यास पूरी तरह से भारत में बहती है, इसके पानी के इस्तेमाल पर भारत का ज्यादा नियंत्रण है, जो सिंधु जल समझौते के तहत भी एक अहम बिंदु है। सही। ये चीज इसे पंचनद की बाकी 4 नदियों से अलग बनाती है, जिनका भूगोल और इतिहास भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ा हुआ है। और इन दक्षिणी सहायक नदियों के अलावा कुछ नदियां उत्तर के पहाड़ों से भी आके सिंधु में मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल। उत्तर से आने वाली नदियां हैं शोक, द्रास, हुंजा और काबुल। लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, जास्कर नदी। जास्कर। जी, ये भी एक पहाड़ी नदी है, लेकिन ये उत्तर से नहीं बल्कि दक्षिण से लेह के पास आकर सिंधु में मिलती है। ये हमारे मेंटल मैप का एक ऐसा डिटेल है जिसे याद रखना जरूरी है। ये तो सच में भूगोल का एक पेचीदा मामला है। और इसी इलाके में एक और नदी है, किशनगंगा, जिसका जिक्र स्रोत में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में किया गया है। ये क्या कहानी है? ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। किशनगंगा झेलम की एक सहायक नदी है। इस पर बना किशनगंगा बांध सिर्फ बिजली पैदा नहीं करता। तो फिर? स्रोत बताते हैं कि सर्दियों में जब झेलम का पानी जमने लगता है और जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से घुसपैठ करना आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब नदी का बहाव धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये बांध एक रणनीतिक टूल का काम करता है। इससे पानी छोड़ा जाता है ताकि झेलम का जल स्तर और बहाव बना रहे, जिससे घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। एकदम सही। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल, इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम नदियों को सिर्फ सिंचाई और बिजली के स्रोत के तौर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हथियार बन गई है। कमाल है जी। चलिए अब अपने मानसिक नक्शे में सिंधु के इलाके से थोड़ा पूर्व की ओर आते हैं, उस नदी की तरफ जो सिर्फ नदी नहीं बल्कि भारत की पहचान है, गंगा। गंगा
इसका सफर अपने आप में एक कहानी है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। एक और धारा है अलकनंदा, जो दूसरी तरफ से आती है। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, तब उस संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। अच्छा, तो ये संगम ही गंगा का असल जन्म स्थान है। कह सकते हैं। और फिर मैदानों में उतरकर इसमें और भी नदियां आकर मिलती हैं। हाँ, हिमालय की तरफ यानी बाईं ओर से आने वाली नदियों का जिक्र है। क्या उनका भी कोई क्रम है? हाँ, और हिमालय से आने वाली नदियों का एक पूरा काफिला है। पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो क्रम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सबसे आखिर में महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ओके। ये सब हिमालय से ढेर सारा पानी और सिल्ट लेकर आती हैं। लेकिन एक मिनट, इनमें से एक नदी गोमती, वो तो थोड़ी अलग है ना? सही पकड़ा आपने। गोमती इस ग्रुप में एक अपवाद है। ये हिमालय के पहाड़ों से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके पीलीभीत से निकलती है। अच्छा, ये एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण डिटेल है। बिल्कुल। और इन नदियों में कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। और दाईं ओर से कौन सी बड़ी नदियां मिलती हैं? यमुना तो सबको पता है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में मिलती है। लेकिन एक और बड़ी नदी है सोन, जो सीधे दक्षिण के पठार से आती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। और यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो असल में गंगा सिस्टम का ही हिस्सा हैं। चंबल नदी तो अपने बीहड़ों और डाकुओं की कहानियों के लिए जानी जाती है। हाँ, जो फिर से भूगोल और अपराध के बीच का एक दिलचस्प कनेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। और गंगा के नाम को लेकर भी एक मजेदार बात है। जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो क्या होता है? ये बहुत रोचक है। पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा दो हिस्सों में बांट जाती है। एक धारा दक्षिण की ओर मुड़कर कोलकाता पहुंचती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हाँ, और जो मुख्य धारा बांग्लादेश की ओर बढ़ती है, उसे भारत की सीमा के अंदर फिर से भागीरथी कहा जाने लगता है। कमाल है। मतलब जहां से सफर भागीरथी के नाम से शुरू हुआ था, भारत में उसका अंत भी उसी नाम से होता है। बिल्कुल, एक तरह का साइकिल पूरा होने जैसा है। अब हमारे मेंटल मैप में और पूरब की ओर चलते हैं, एक ऐसी नदी की ओर जिसके कई नाम हैं और जिसका सफर बहुत नाटकीय है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सही मायनों में एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका सफर तिब्बत में मानसरोवर के पास से ही शुरू होता है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शोधक या द प्योरीफायर। रुकिए रुकिए, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब एक ही नदी तिब्बत में सांगपो और फिर भारत में घुसते ही नाम बदल गया? हाँ, ये नाम बदलती रहती है। जब ये एक तीखा मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो उसे दिहांग कहा जाता है। दिहांग। फिर जब ये असम के चौड़े मैदानों में उतरती है, तब जाके इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता है ना? नहीं, जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम फिर बदलकर जमुना हो जाता है। एक नदी, चार नाम। इसकी सहायक नदियां भी काफी हैं। बहुत सारी। उत्तर से आने वाली प्रमुख हैं सुबनसिरी, मानस और तीस्ता, और दक्षिण से दिबांग, लोहित और बराक। ये सब मिलकर ब्रह्मपुत्र को एक विशाल और कभी-कभी बहुत खतरनाक नदी बना देती हैं। और बांग्लादेश में तो एक तरह का महासम्मेलन होता है नदियों का। स्रोत बताते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र वहां मिलते हैं। हाँ, इसे नदियों का महासंगम कहना ज्यादा सही होगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जो अब जमुना है, वो गंगा से मिलती है, जिसे वहां पद्मा कहते हैं। सही। और इन दोनों की मिली हुई धारा को पद्मा ही कहा जाता है। कुछ आगे जाकर इसमें बराक नदी, जिसका नाम मेघना हो जाता है, वो भी मिल जाती है। और इस अंतिम विशाल धारा को मेघना कहते हैं। बिल्कुल। बाप रे, पद्मा, जमुना, फिर मेघना, ये तो नदियों का कोई महासम्मेलन लग रहा है। अगर कोई वहां बिना जीपीएस के नाव चला रहा हो तो पक्का खो जाएगा। सही बात है। और यही मेघना फिर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है ना? एकदम सही। ये तीनों नदियां मिलकर उस विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब तक हमारा मेंटल मैप उत्तर भारत से भर चुका है। अब उस महान जल विभाजक के दक्षिण में चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में। यहाँ की नदियां तो हिमालय की नदियों से काफी अलग होंगी। बिल्कुल अलग। हिमालय की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है। मतलब ये मौसमी होती हैं? हाँ, और इन्हें हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली। चलिए पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं,
जो अरब सागर में गिरती हैं। इस ग्रुप की दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। इनकी खासियत यह है कि ये दरार घाटियों मतलब रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से होकर। जी, स्रोत में लिखा है कि ये डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, डेल्टा तब बनता है जब नदी समंदर से मिलते हुए बहुत धीमी हो जाती है और अपने साथ लाई मिट्टी को एक पंखे की तरह फैला देती है। जैसे पूर्वी तट की नदियां करती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पश्चिमी नदियां तेज ढलान से उतरकर सीधे समंदर में समा जाती हैं, जैसे कोई कीप या फनल हो। अच्छा, तो पानी सीधे गहरे समंदर में चला जाता है, मिट्टी फैल नहीं पाती। सही पकड़ा आपने। इसी फनल जैसी आकृति को ज्वारनदमुख या एस्चुरी कहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। और इसी ग्रुप में एक और अनोखी नदी है, लूनी। हाँ, लूनी तो एक भौगोलिक अजूबा है। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन किसी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। तो फिर कहाँ जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर रेगिस्तान की रेत में ही विलीन हो जाती है। इसीलिए इसे एक अंतस्थलीय नदी कहते हैं। अब अपने मैप पर पूर्वी तट की ओर आते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां तो लंबी यात्रा करती हैं और बड़े डेल्टा बनाती हैं। बिल्कुल, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो इनका क्रम है दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और महानदी। ये नदियां छोटा नागपर पठार के इलाके से निकलती हैं। और इसके बाद दक्षिण भारत की 3 बड़ी और सबसे प्रसिद्ध नदियां आती हैं। हाँ, और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे उत्तर में है गोदावरी। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नासिक में कुंभ का मेला इसी के किनारे लगता है ना? जी बिल्कुल गोदावरी के बाद कृष्णा। सही। कृष्णा दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सबसे दक्षिण में है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा है। और इसी वजह से इसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों में दशकों से विवाद भी चलता रहा है। हाँ, जो ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि राजनीति और समाज को भी कितना गहरा प्रभावित करती हैं। तो दक्षिण का क्रम हुआ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बिल्कुल, ये तीनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र की रीढ़ हैं। तो आज हमने भारत की नदियों का एक पूरा मेंटल मैप तैयार कर लिया। ये सिर्फ लकीरें नहीं है, ये तो देश की धमनियों की तरह हैं जो हिमालय के ग्लेशियरों से जीवन लेकर देश के कोने कोने तक पहुंचाती हैं, मैदान बनाती हैं, संस्कृति को जन्म देती हैं और कभी-कभी विवादों का कारण भी बनती हैं। हाँ। और जो सबसे गहरी बात इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि भूगोल कभी भी सिर्फ भूगोल नहीं होता। हमने देखा कि कैसे चंबल के बीहड़ अपराध को जन्म देते हैं या कैसे किशनगंगा बांध राष्ट्रीय सुरक्षा का एक उपकरण बन जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी जगह का भूगोल, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या नदियां, वहां के लोगों के इतिहास, उनके समाज और उनके भविष्य के बारे में और कौन सी अनकही कहानियां बताता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज